वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़े 7 मामलों पर 7 जुलाई से होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पर सुनवाई 7 जुलाई को। मणिपुर में सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मणिपुर में नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा दिन। पीएम मोदी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं पीएम मोदी और अल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। आपको बता दें, अल्बनीज को भारत रत्न आने का न्योता दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ रहे। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही पीएम मोदी ने एंथोनी अल्बनीज को क्रिकेट विश्व कप में भारत आने को न्योता भी दिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को दोनों देशों के रिश्तों के बीच जीवित पुल बताया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का मुद्दा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों को लेकर की बात की। उधर पीएम मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय बाइडेन अमेरिका राष्ट्रपति ने की मोदी की तारीफ की। साफ तौर पर इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय माने जा रहे हैं। उनसे मिलने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आजकल पीएम ऑस्ट्रेलिया में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके बाद जून में वह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान 22 जून को पीएम मोदी के लिए एक राजकीय डिनर रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ी संख्या में अनुरोध मिल रहे हैं। व्हाइट हाउस को प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर कोई मिलना चाहता है। उनसे मिलने के लिए लोग लगातार राष्ट्रपति बाइडेन को फोन कर रहे हैं। पियरे ने कहा कि हमें लगता है कि यह अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए भारत के साथ साझेदारी रखना कितना जरूरी है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसे झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगी। इस दौरान वह देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगी। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि वह रांची में आईआईटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके अलावा खूंटी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति एक विशेष विमान से देवघर पहुंचेंगी और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति रांची में नवनिर्मित झारखंड उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन करेंगी। देवगढ़ उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार राष्ट्रपति के मंदिर दर्शन को देखते हुए पूजा स्थल में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। उधर ईडी के छापेमारों से
लगातार जो संजय सिंह हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पलटवार भी किया है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि ईडी के छापे पर साफ तौर पर उन्होंने अपना बयान दिया है। जिस तरह से संजय सिंह के जो नज़दीकी हैं, जो उनके लोग हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। जुल्म करो, लड़ाई जारी रहेगी, संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कहा। केंद्र सरकार पर निशाना साधा, पीएम मोदी पर हमला बोला। आप नेताओं के घरों पर छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा, जिसको लेकर संजय सिंह ने साफ तौर पर यह बयान दिया है। ईडी के छापे पर संजय सिंह ने अपना यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि कितना भी जुल्म कर लो, लड़ाई ये हमारी जारी रहेगी। पीएम मोदी को लेकर भी कई तरह की बातें उनके द्वारा कही गई। इसके साथ ही उन्होंने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा, क्योंकि जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, इसका आरोप साफ तौर पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया है और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप चाहे जितना जुल्म कर लें, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे जितना जुल्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। ईडी के छापे पर साफ तौर पर आप नेता संजय सिंह का यह बयान निकलकर सामने आ रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मेरे करीबियों के घर पर ईडी के छापे लगातार हो रहे हैं। आप नेता संजय सिंह का साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगी याचिका खारिज जबलपुर कोर्ट ने खारिज की है। इसके साथ ही आदिवासी इलाके में कथा करने पर रोक की याचिका, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लगी याचिका खारिज कोर्ट कर दी है। तो जबलपुर कोर्ट ने ये याचिका को खारिज किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में G20 की बैठकें जारी हैं। 180 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे प्रतिनिधि, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो G20 की बैठकें चल रही हैं, तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीसरे दिन भी ये G20 की बैठकें जारी हैं। G20 देशों के बीच पर्यटन और अन्य विकास को लेकर पिछले 2 दिनों से G20 की बैठकें लगातार जारी हैं, जिसमें G20 के करीब 180 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेने जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस बीच G20 देशों के प्रतिनिधियों ने श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों का दौरा भी किया। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही G20 मीटिंग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से सजाया गया है। दीवारों पर भारतीय जम्मू कश्मीर को दर्शाती पेंटिंग भी बनाई गई है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेता राहुल गांधी इन दोनों अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी की सड़कों पर घूमते दिखते, तो कभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान घर घर जाकर लोगों से मिलते दिखाई दिए। राहुल गांधी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रक की सवारी करते दिख रहे हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी के जो वीडियो सामने आए हैं, कभी लोगों से मिलना, आम लोगों से बातचीत करना, अब एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वो वीडियो है राहुल गांधी का ट्रक में सवारी करते हुए, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा, मजदूरों को लेकर जा रही वाहन आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही किश्तवाड़ा के डांग दुरू पावर प्रोजेक्ट हुआ था हादसा। डांगद्रू पावर प्रोजेक्ट में काम करते थे ये सभी मजदूर, जहां ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। दुखद हादसा है। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस हादसे को लेकर
साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर हादसा है। मजदूरों को लेकर क्रूजर गाड़ी पलटी है और आपको बता दें इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। उधर भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से बांग्लादेश को G20 लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे गए हैं। आपको बता दें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये खुशी की बात है कि ये भारत अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के जो पुराने 9 कनेक्शन थे उसमें से 5 पुनर्जीवित हो चुके हैं, 2 पर काम चल रहा है और बाकी 2 की तैयारी चल रही है। तो भारत ने बांग्लादेश को 25 लोकोमोटिव ट्रेनें दी हैं। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के बीच जो व्यापार का समझौता है उधर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अब 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत लगाकर धरना देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवानों ने मंगलवार को जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च भी निकाला था। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने बताया कि उन्होंने 28 मई को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला पंचायत करने का फैसला लिया है, जिसे महिलाएं लीड करेंगी। गौरतलब है कि 28 मई को ही पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। तो साफ तौर पर पहलवानों के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से 28 मई को, जिस दिन नए संसद भवन का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन होना है, उस दिन महिलाएं एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगी। विनेश फोगाट के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है। अब यह देखना काफी अहम इसलिए हो जाता है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, एक दिन 28 मई को एक तरफ जहां संसद भवन का उद्घाटन होगा, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के द्वारा ये कहा गया है कि हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि इस प्रदर्शन में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। क्या लगता है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल जावेद जी, आपने सही कहा कि 28 मई के दिन एक भारत को एक नया संसद भवन मिलेगा और साथ ही साथ वहीं जो महिला पहलवान लगातार 30 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है कि हम भी एक महिला महापंचायत वहां पे करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी। साथ ही साथ देखा जाए कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि ब्रजभूषण और महिलाओं के बीच जो इस समय रस्साकसी तंजिश चल रही है, उसको लेकर जो 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। वही महिला पहलवानों का भी कहना है कि साफ तौर से कि हम वहां पे जाएंगे, हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो हम वहां पे महापंचायत करेंगे। जी जावेद। शिवम, एक तरफ सवाल यह भी अहम हो जाता है क्योंकि 28 मई को पीएम मोदी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन वहीं भी बात कर ले कि जो महिला पहलवान है जैसे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, और सूत्रों से यह खबर ये मिल रही है कि साक्षी मलिक आज पंजाब दौरे पर हैं। जो पंजाब की महिलाएं होंगी या हरियाणा की महिलाएं होंगी, उनको 28 तारीख के लिए बुलाया जाएगा कि साथ ही साथ वहाँ पे जो नया पार्लियामेंट बनाया गया वहाँ पे उनको महापंचायत की, जो महिलाओं का ये महापंचायत होगा, उसमें महिलाएं क्या फैसला लेती हैं, साफ तौर से महापंचायत की जाएगी। जावेद जी, क्या लगता है शिवम, इंसाफ मिल सकता है या फिर यूं ही धरना प्रदर्शन इन पहलवानों का जारी रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर देखा जाए महिला पहलवानों की तरफ से या ब्रजभूषण की तरफ से राजनीति इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने मिले, क्योंकि वहीं पे अगर हम पहलवानों की बात कर लेते, किसान जो भारतीय किसान यूनियन के नेता वो भी लगातार समर्थन कर रहे हैं और पंजाब और हरियाणा के जो विपक्ष के नेता वो भी पहलवानों को समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए और लेकिन अगर हम विपक्ष की बात या पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष को लेकर ब्रजभूषण भी अपना लगातार बयान रख रहे हैं। जैसे हम नार्को टेस्ट की बात कर ले, वो भी कई उनका सुर्खियों में इस समय चल रहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए और साथ ही साथ हम बिल्कुल शिवम, चूंकि काफी अहम दिन है, 28 मई का नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, वो भी पीएम मोदी के द्वारा, और उस दिन महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन काफी वो भी अहम हो जाता है। देखना होगा क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आया। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर माफिया मुख्तार अंसारी पर सरकार और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस बीच अब मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा आरोप लगाया। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुख्तार अंसारी की पत्नी पर
वक्फ की संपत्ति अवैध रूप से खरीदने का आरोप लगाया है। बोर्ड इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजने का ऐलान किया है। बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने बताया कि लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र स्थित वक्फ दरोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी शाइस्ता अंसारी को अवैध रूप से बेच दी गई थी। माफ कीजिएगा, अफशा अंसारी को अवैध रूप से बेच दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ निरीक्षक मुनसीर मेहदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, कहीं ना कहीं उसने नोटिस भी दिया है और शाइस्ता परवीन पर इस तरह का आरोप लगा है, अवैध जमीन पर उस पर कब्जा किया गया था। क्या लगता है, क्या कुछ मामला तूल पकड़ सकता है, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से वक्फ जमीन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसके मामले को जरूर तूल पकड़ेगा और मामला बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से अगर किसी की भूमि पर कोई भी कब्जा बनाता है या किसी भी तरीके से मामले होते हैं उसका संज्ञान अगर लिया जाता है तो उससे जरूर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल मुख्तार पर, क्योंकि जो शिकंजा है प्रशासन का कहीं ना कहीं कसता ही जा रहा है और ऐसे में अगर देखा जाए मुख्तार अंसारी की चूंकि एक गैंगस्टर माफिया है और कई सारी ऐसी जमीनें हैं जो अतीक अहमद करता था, वही मुख्तार का कहीं ना कहीं रूप है अवैध जमीनों पर कब्जा करना। तो क्या लगता है कि प्रशासन का हंटर चल सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगी सरकार बनने के बाद हर एक माफियाओं पे शिकंजा कसना शुरू हुआ, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें या अतीक अहमद की बात करें, लेकिन अतीक अहमद के खात्मे के बाद मुख्तार अंसारी जितने भी माफिया हैं सभी पे धीरे धीरे बारी बारी से उसके ऊपर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो या मुख्तार अंसारी के क्षेत्र की बात करें तो मुख्तार अंसारी का साम्राज्य रहा हो, तो हर एक तरीके से अपने बाहुबल के बल पे जो संपत्तियां थी अर्जित करते थे, अब बेनामी संपत्तियां अपने गुर्गों के नाम से बनाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है, जो जांच का दायरा बढ़ा, तो मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी है, तो ऐसे में उस मुकदमे में जो इनको पूरी तरीके से सजा सुनाई गई, वो कोर्ट में चुनौती दाखिल की गई है, लेकिन उससे वहां पे भी इनको राहत नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं इनके मुश्किलें लगातार। संजय, अहम सवाल ये भी है क्योंकि पहले ही मुख्तार अंसारी की जो 100 करोड़ की संपत्ति थी वो ध्वस्त हो चुकी है। जी बिल्कुल, जितनी भी संपत्तियां, चाहे जिस माफिया की बात करें तो हर एक एजेंसी पूरी तरीके से लगी है जांच पड़ताल करें, चाहे ईडी की बात करें या पीडीए की बात करें या किसी भी तरीके से बात करें, तो इसमें इनकी संपत्तियों को भी जो अचल संपत्ति जो अपने बाहुबल के बल पे अर्जित की गई थी, तो उसको प्रशासन की तरफ से अपने कब्जे में लिए गए 100 करोड़ की संपत्ति थी। तो और भी इसी तरीके से इस कड़ी में जितनी भी कार्रवाई होगी, अगर ऐसी संपत्ति पाई जाती है तो उसको भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर नए पासपोर्ट की एनओसी के लिए राहुल गांधी ने दी अर्जी। आपको बता दें कि नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी ने अर्जी दी है। इसके साथ ही हेराल्ड केस के आरोप की वजह से अटका ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पासपोर्ट सांसद के रूप में आयोग ठहराए जाने पर राहुल गांधी ने यह अर्जी दी है और नेशनल हेराल्ड मामले पर आरोपी बनाए जाने पर यात्रा संबंधी दस्तावेज जमा कर दिए थे। इसके साथ ही और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? शिवम, आपको आवाज मिल पा रही है? हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं राहुल गांधी। आरोपी होने की वजह से साफ तौर पर नए पासपोर्ट के लिए राहुल की अर्जी है
क्योंकि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट था उसे कैंसिल कर दिया गया था। एनओसी के लिए राहुल गांधी ने अपनी ये अर्जी दी है। उधर दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल अलग अलग विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे मंगलवार को कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें ममता सरकार का समर्थन मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों को कल ममता दीदी का साथ मिला। जब मोदी सरकार संसद में दिल्ली के लोगों के खिलाफ बिल पेश करेगी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के हक में उसका विरोध करेगी। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इसी अभियान के तहत आज मुंबई पहुंच रहे हैं, जहां वे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे से चर्चा का समर्थन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट स्काई मेट के अनुसार अगले 3 दिनों तक यानी 26 मई तक यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर समेत कई केंद्रीय यूपी में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तो जिस तरह से गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश हो सकती है, जिसको लेकर लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस मौसम को लेकर हमारी संवाददाता ने जायजा भी लिया है। क्या कुछ लोगों का कहना है वो दिखाते हैं आपको। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग से एक राहत भरी अपडेट आई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से एक ताज़ा अपडेट में ये बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ राज्यों में बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसे में दिल्ली एनसीआर के उन लोगों से हम बात करने के लिए निकले हैं जो इस चिलचिलाती धूप में भी घर से बाहर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, रोजगार के लिए। और चल के उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है और फिर भी अगर वो घर से बाहर काम के लिए निकल रहे हैं तो आखिर इस गर्मी से वो कैसे जूझ रहे हैं, गर्मी से कैसे अपना बचाव कर रहे हैं और इस मौसम को लेके उनकी क्या राय है, ये चल के जानते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे में ये छाता कितना प्रोटेक्ट कर रहा है इस गर्मी से, ये बताइए। कुछ तो कर ही रहा है अकॉर्डिंग, प्लानिंग से बचा रहा होगा। हाँ थोड़ा बहुत। कितनी बार सोचते हैं घर से निकलने से पहले? सोचना पड़ता है काफ़ी बार। मतलब मुझे कल सबमिट करना था पर कल बहुत ज़्यादा था तो मैं आज चाह रहा हूँ मैं डिले कर देता हूँ चीज़ें गर्मी की वजह से। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ रहा है अब तो। लगता है इस गमछे से धूप से थोड़ी बच पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, थोड़ी तो बच ही पा रहे हैं, थोड़ा राहत तो मिलता ही है। कितनी गर्मी है? अब टेम्परेचर तो बताया मैंने, हमको मालूम नहीं। टेम्परेचर नहीं जाना है। इस गर्मी में बाहर निकलना कितना मुश्किल है, ये बताइए। बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करेंगे, आदमी गरीब लोग पेट के लिए तो निकलना ही पड़ता है। हाँ, वो कुछ भी हो, चाहे आग हो पानी हो, तो उसमें जाना ही पड़ता है। इसके लिए जो है कि हम लोग घूम रहे हैं, क्या करेंगे। कोई रेड़ी पटरी लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है।
ऐसे सब चल रहा है, कैसे जीवन यापन कर। मजबूरी है इस धूप में बाहर। मजबूरी तो इतनी है कि अभी तो हम ही लोग का दिल जानता है, ये बड़े लोग क्या जानेंगे। जी बिल्कुल, बड़े लोगों के घर में तो एसी भी लगी होती है। अरे भाई उनको क्या, गाड़ी में एसी है और हर एक जगह एसी है, हाँ हर एक जगह उनको सुविधा है। अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को बस यही है, ये बस यही प्रकृति की बातें है, ये जो है चाहे गर्मी दे चाहे ठंडक दे चाहे कुछ दे। हाँ हाँ गमछा कारगर है, कुर्ता पैजामा कारगर है, कपड़े तो कारगर ही है। पूरा ढक के चलना है खुद को। हाँ टैनिंग से बचाना है खुद को, मतलब धूप की रोशनी काला ना कर दे आपको, ऐसा है क्या? काला गोरा क्या, काला तो ये देश सही है, गोरा लोग तो चले गए, लेकिन अभी कितने गोरे यहाँ पड़े हुए हैं जो कि काले लोग को सता रहे हैं। अच्छा चलिए, काका ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि गोरे लोग तो चले गए लेकिन अभी भी कुछ गोरे बच गए हैं जो काले लोगों को सता रहे हैं। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, प्लीज ये मत सोचिएगा। पता चला कमेंट पे एकदम आप मुझे ट्रोल करना शुरू कर दे। क्या लगता है कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में तो पूछो मत, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतनी गर्मी है बहुत। हम गर्मी तो काफ़ी हो रही है यहाँ पर। घर से निकलने से पहले तो ऑफिस आना होता है, तो ज़्यादा दूरी का नहीं, लगभग 2-4 बार तो सोचना ही पड़ता है। टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, ऑफिस में एसी है, घर पे भी एसी है। बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि जैसे तमाचे भी हो रहे हैं धूप से। मतलब ये उन अमीर लोगों के श्रेणी में आते हैं जिनके ऑफिस और घर दोनों में एसी लगे हुए हैं, यही कहना नहीं मैम, अब मैं अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अमीर है या गरीब है, बट मैं टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ कि एसी में से जब बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा तपन होता है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं आयुषी मिश्रा, नोएडा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।